हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। मैं हूं सोनी और आज हम इस वीडियो में बात करेंगे आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी के एग्जाम डेट के बारे में, सिलेबस के बारे में और बहुत सारे बारे में। तो सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि एग्जाम डेट तो हमारी 15 दिसंबर से बोल दी गई है। रेलवे चेयरमैन ने रेलवे बोर्ड मीटिंग में बता दिया है कि 15 दिसंबर से हमारा एग्जाम हो सकता है। तो अच्छी बात है, अगर हो गया तो बहुत अच्छी बात है। अगर थोड़ा बहुत अब हमको लगता है ना कि शायद अब या तो 15 दिसंबर से एग्जाम हो जाएगा या थोड़ा बहुत ऊपर नीचे जाएगा, उससे ज्यादा अब शायद देरी ना हो। ठीक है, तो हमें तो पढ़ाई तो करनी होगी ना, कि हम वेट करेंगे कि और देरी होगा या फिर नहीं। अब हमें एग्जाम की तैयारी करना शुरू कर देना होगा। तो अगर हम लोग देखें कि हमारा टारगेट, अगर हम लोग देखें कि हमारे पास कितने दिन का टाइम अभी बाकी है। जैसे होता है ना, कुछ लोग होते हैं कि अभी नहीं पढ़ रहे थे, बीच में छोड़ दिए थे पढ़ाई, या फिर कुछ लोग कंटिन्यू थे तो बहुत अच्छी बात है। और कुछ लोग तो वेट कर रहे थे कि एग्जाम का जब डेट आएगा तभी से पढ़ना शुरू करेंगे। तो चलो, अब तो डेट आ गई, अब स्टार्ट कर दो। तो भी हमारे पास टोटल कितने बचेंगे? 15 सितंबर से भी अगर हम स्टार्ट करते हैं तो 15 दिसंबर, यानी कि 3 महीने अभी हमारे पास बचे रहेंगे। तो 3 महीने की तगड़ी तैयारी से हम लोग शायद अच्छे से तैयारी करेंगे तो शायद हमारा एग्जाम में सिलेक्शन हो जाए। ठीक है। तो अब शायद में क्यों लगाई? शायद इसलिए कि अब इसमें भी अगर थोड़ा बहुत आप नहीं पढ़ोगे और उसमें भी थोड़ा, जैसे जो लोग पहले से पढ़े थे वो तो अपना 100% अभी भी देंगे, तो उन लोगों का ज़्यादा होने की संभावना है। तो आपको उनसे ज़्यादा मेहनत करनी होगी, तब जाके होगा ना। आप फिर वो नॉर्मल पढ़ोगे तो शायद ना हो पाए। तो उसके लिए आपको पूरा 100% देना होगा। इस 3 महीने में 100% दोगे तो हो जाएगा, लेकिन नहीं दोगे तो फिर चलो। तो विदाउट थोड़ी सी भी देरी मत करना। टारगेट अगर 15 सितंबर से 15 दिसंबर तक रखते हैं तो 3 मंथ हमारे पास बच रहा है। तो 3 मंथ तो बच रहा है, उसमें क्या क्या पढ़ना है, सिलेबस भी तो होगा। और कितने लोग तो वैकेंसी भूल गए, कितनी वैकेंसीज है, तो वही सब बता दे रही हूँ मैं इस वीडियो में। और कितने स्टेप में एग्जाम होंगे, पहले ये सब जान लेते हैं, उसके बाद पढ़ाई स्टार्ट करेंगे। तो अगर वैकेंसी की बात की जाए तो हमें पता चला था 2019 में हमारा फॉर्म निकला हुआ था। ठीक है, 1 साल हो गया, उससे ज़्यादा भी। तो 35,208 वैकेंसी, टोटल वैकेंसी हमारी एनटीपीसी की। और सिर्फ यही वैकेंसी मत देखो, यहाँ तो ग्रुप डी की तो मैं लिखी हूँ नहीं। ग्रुप डी की तो आप लोग को पता है कि 1 लाख थी ना। तो उसमें भी जो दो भाग में डिवाइडेड है, अंडर ग्रेजुएट और ग्रेजुएट। तो अंडर ग्रेजुएट मानी कि अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट वो होते हैं जो सिर्फ 12 पास किए रहते हैं, वो ग्रेजुएशन नहीं किए हैं। तो वो लोग के लिए कितने हैं? 10,603 वैकेंसी उनके लिए है। तो अब सवाल ये उठता है कि उन लोगों की क्या क्या पोस्ट रहेगी। तो उन लोगों की पोस्ट भी डिस्कस कर लेते हैं, पता रहना चाहिए ना। अगर हम कोई फॉर्म फिलअप कर रहे हैं तो उसके बारे में पता रहना चाहिए। हो सकता है कुछ लोग फॉर्म फिलअप करते समय ऐसे फॉर्म फिलअप कर दिए थे, अब उनको नॉलेज ही नहीं आ रही है। तो थोड़ा सा इसके बारे में आप लोग को पता रहना चाहिए, अगर आप लोग उसके लिए सीरियस हो, अगर एग्जाम देने के लिए। तो देखिए, जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट, जूनियर टाइम कीपर, ट्रेन कीपर और ट्रेन क्लर्क, कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क। इन सबों में जो है ना, ये सब जो है वो 12 के लिए है। जो 12 लोग देकर जा रहे हैं वो लोग इस वैकेंसी के लिए फिलअप किए, माने कि इस पोस्ट के लिए। ठीक है। तो इसमें देखिए सब टाइपिस्ट ज़्यादा है। तो अगर आप लोग फर्स्ट सीवीटी सेकेंड सीवीटी पास करते हो तो आपको शायद टाइपिस्ट का एग्ज़ाम जरूर देना होगा। ठीक है, तो टाइप का आपको प्रैक्टिस कर लेना पड़ेगा। और देखिए, ग्रेजुएट वालों के लिए तो पूरा ही वैकेंसी समझ लिया 35,208 है, क्योंकि ग्रेजुएट वाले तो 12 भी पास किए हैं, उनके लिए ये वैकेंसी तो है ही। उसके साथ साथ कौन सी वैकेंसी है? 24,608 वैकेंसी उनकी सिर्फ अकेले की है। तो ये भी उनको इस पोस्ट के लिए भी वो लोग आराम से ये जैसे कि जो भी एग्जाम जो कंडक्ट कराया जाएगा उसमें पास करेंगे तो इस पोस्ट पे भी उनको जॉब मिल जाएगी और इस पोस्ट पे भी मिल जाएगी। ठीक है। तो ग्रेजुएट में क्या क्या वैकेंसीज है, क्या क्या पोस्ट है? ट्रैफिक असिस्टेंट, गुड्स गार्ड, सीनियर कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क, सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट, सीनियर टाइम कीपर, कॉमर्शियल अप्रेंटिस एंड स्टेशन मास्टर। ये सब हुए हमारे ग्रेजुएट के। ये सब ना अंडर ग्रेजुएट में नहीं आता, ये थोड़े ग्रेजुएशन थोड़े ऊपर लेवल के हो जाते हैं ना, इसलिए। वैसे तो आप लोग को पता है एनटीपीसी ज्यादातर ग्रेजुएट वालों के लिए ही ज्यादा वैकेंसी लेकर आता है, लेकिन 12 भी तो उसमें ये सब टाइपिस्ट वालों को ज्यादातर क्या है ना, टाइपिस्ट कॉमर्शियल ये सब में कॉमर्स वाले लोग ज्यादा जाते हैं। और उन लोगों का तो होता है ना टाइपिंग वगैरह का काम, अकाउंट्स वगैरह का। तो अगर आप आर्ट्स और साइंस से भी हो तो फिर भी टाइप अच्छे से सीख के भी आप वहाँ पे दे सकते हो एग्जाम। यहाँ है मेन नंबर, नंबर अच्छे लाओगे और टाइपिंग वगैरह आएगा तो चांसेस है। तो ये तो हुआ हम लोग का वैकेंसी डिस्कशन। अब वैकेंसी डिस्कशन हो गया तो इसके बाद हम लोग देखते हैं कि कितने स्टेप में एग्जाम होंगे। हाँ, तो फ्रेंड्स, कितने स्टेज में हमारा एग्जाम होगा पहले ये जान लेते हैं। स्टेज 1
माने पहले तो सीबीटी 1 हो गया, हमारी फर्स्ट स्टेज कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। फिर अगर आप लोग सीबीटी 1 में क्वालिफाइड हो जाते हो तो सीबीटी 2 होगा, सेकेंड स्टेज कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। और अगर आपका देखिए सीबीटी 1 जो है ना वो तो होती है आपकी जस्ट क्वालिफाइड के लिए, वो एग्जाम में ये ना इसका जो नंबर है ना वो आपका उस पे आपकी जॉब नहीं होती है। किस पे जॉब होती है, ये तो जस्ट इसमें सीबीटी 2 में जाने के लिए होता है। सीबीटी 2 में जो नंबर आप लाएंगे वो होगा आपका मेन नंबर, उसी नंबर के हिसाब से उसी पे आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी। तो आपको 1 में तो मेहनत करनी है क्योंकि 2 में जाने के लिए, और 2 में मेहनत करनी है नौकरी पाने के लिए। दोनों में हो गया। अगर आप लोग सीबीटी 2 भी पास कर लिए, क्वालिफाइड हो गए, तो आपका टाइपिंग स्किल टेस्ट होगा। स्किल टेस्ट है यहाँ, स्किल टेस्ट, टाइपिंग स्किल टेस्ट, ठीक है। और कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट एज एप्लीकेबल। देखिए तो टाइपिंग टेस्ट किसका होगा, वही जो अभी वैकेंसी बताई ना जिसमें टाइपिस्ट करके लिखा हुआ था उन लोगों का होगा। और स्टेशन मास्टर वगैरह का ना ये कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, मानी ये साइको टेस्ट होता है, ठीक है। तो इसमें ये दोनों होने के बाद अगर इसमें भी आप क्वालिफाइड कर जाते हो, यहाँ पे देखिए आप सीबीटी 2 में क्वालिफाइड हो गए, अब टाइपिंग टेस्ट अगर आपका हुआ तो ये दोनों नंबर जुड़ेगा, और अगर आपका साइको हुआ तो आपका ये दोनों नंबर जुड़ेगा, ये साइको का और सीबीटी 2 का। अब इन दोनों पे आपकी मेरिट लिस्ट आपकी बनेगी। तो ये दोनों आपका हो गया, नंबर मिल गया, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद जो होगा आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। तो आप लोग को सबसे पहले ये बता दूं कि आप सीबीटी 2 और सीबीटी 1 के लिए अच्छे से पढ़िए, और उसके बाद वो दोनों में क्वालिफाइड हो जाएंगे तब आप टाइपिंग टेस्ट और साइको के लिए तब आप सोचिएगा। पहले आप उन दोनों में क्वालिफाइड करने की कोशिश कीजिए। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल के लिए तो टेंशन लेना ही नहीं है, क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में ना आपका कुछ भी जो भी गलत, अगर कुछ भी नाम गलत हो गया वगैरह, आप लोग सोच रहे हो कि नहीं ये तो मेरा ऐसे गलत हो गया, नहीं हो पाएगा, सबका तोड़ है। माने कि जब आपको सच में जाना होगा अगर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, हर एक चीज का उपाय उसमें बताया रहता है, क्या करने से आपका आप आराम से उस डॉक्यूमेंट्स को सबमिट कर पाओगे, ये सब आपको पता चल जाएगा। वो तो बात की बात है, ठीक है, लेकिन उसके लिए किसी का अटकता नहीं है, ठीक है। और मेडिकल, एनटीपीसी के मेडिकल बहुत इजी होता है। हमारा ये एएलपी का मेडिकल तो है नहीं कि जिससे कि आंख खराब है तो ये कर देगा, नहीं। इसमें आप अगर चश्मा पहनते हैं तो भी आपका आराम से हो सकता है। हाँ, थोड़ा सा स्टेशन मास्टर के लिए दिक्कत हो सकता है, उसमें थोड़ा सा पावर देखता है। तो आप लोग को तो पता होगा, अगर फॉर्म फिलअप किए होंगे तो A3 A1 C1 C2 ये करके दिया रहता है ना, तो उस हिसाब से तो इसमें थोड़ा सा चश्मा वालों को थोड़ा सा दिक्कत कम होता है। एएलपी में क्या है, एएलपी में सिर्फ चश्मा नहीं रहना चाहिए तभी हो सकता है, पॉइंट भी है तो वहां से आपको निकाल देता है मेडिकल में। तो यहाँ मेडिकल को लेकर कोई टेंशन नहीं लेना है। बाकी थोड़ा बहुत जो मेडिकल होता है उसमें कोई टेंशन की बात नहीं है। तो सीबीटी 2 और सीबीटी 1 में अच्छे नंबर लाना है, हाईएस्ट मार्क ही आपको आपके जॉब तक ले जा सकता है। क्योंकि देखिए मेरिट लिस्ट में क्या होता है ना, मेरिट लिस्ट जब होती है ना तो आपके ज्यादा नंबर होंगे तो पहले ज्यादा नंबर वालों को लिया जाएगा, फिर ना कम नंबर वालों को लिया जाएगा। और हमेशा क्या होता है ना कि जैसे 10 वैकेंसी है तो 20 स्टूडेंट्स को बुलाया जाएगा, तो 20 स्टूडेंट्स को बुला लिया गया, ठीक है। तो 20 स्टूडेंट्स को जब बुला लिया गया, सब कुछ हो गया उन लोगों का, तो उन पहले तो बेस्ट 10 का होगा, बेस्ट 10 का हो जाएगा, जिसका नंबर ज्यादा रहेगा उसी का होगा। हाँ, जिसका नंबर ज्यादा है, बाई चांस उसका मेडिकल डॉक्यूमेंट में गड़बड़ हो गया तो वो हट गया, तब आपके कम नंबर है तो वहां आप आ सकते हैं। तो इसलिए नंबर ज्यादा लाओ तो जॉब होने के पूरे चांसेस हैं, ठीक है। तो अब हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, अब डिस्कस करेंगे थोड़े से सिलेबस कैसे कितने में एग्जाम होंगे। हाँ, तो फ्रेंड्स सीबीटी 1 का सिलेबस हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। जनरल अवेयरनेस, तो उसमें जो होगा 40 मार्क्स का आएगा हमारा। मैथमेटिक्स जो है वो 30 मार्क्स का आएगा, और रीजनिंग और जनरल इंटेलिजेंस जो है वो 30 मार्क्स का आएगा। तो सबसे बड़ा तो देख रहे हैं आप जनरल अवेयरनेस है, इसमें जो होगा जीके जीएस हिस्ट्री ज्योग्राफी सब कुछ आएगा, तो अच्छे से पढ़ना है। टफ यहाँ पे थोड़ा हो रहा है क्योंकि ये जो है ना ये पार्ट अगर हम लोग को आएगा तो हम लोग को एकदम अच्छे से आएगा, लेकिन अगर नहीं आएगा ना तो गेस करके भी नहीं लिख सकते, क्योंकि नहीं आएगा तो कैसे जीके का तुक्का मारेंगे, तुक्का मारने से तो होगा नहीं, गलत तो हो ही जाता है। तो टोटल क्या होगा, 100 मार्क्स के होंगे एग्जाम, और 1 घंटा 30 मिनट आपको टाइम मिलेगा। पीडब्ल्यूबीडी के अगर आप हैं तो 2 घंटा आपको टाइम मिलेगा। अब ये तो हुआ सीबीटी 1 का जो भी सिलेबस, तो लेकिन इसमें मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या है, कितने कम से कम मार्क्स लेकर आएंगे तो आप क्वालिफाइड हो सकते हैं। तो जनरल के लिए यहाँ 40%, ईडब्ल्यूएस के लिए 40%, ओबीसी के लिए 30, एससी के लिए 30%, एसटी के लिए 25%। माने कि देख रहे हैं ओबीसी और ये एससी के लिए 30% एक बराबर कर दिया, बट एएलपी में यहाँ पे अलग था। एएलपी में जनरल के लिए कुछ अलग था और ओबीसी के लिए जनरल की तरह ही था, और एससी एसटी का अलग अलग था, लेकिन यहाँ ओबीसी को भी एससी की कैटेगरी में ला दिया। तो ये मिनिमम क्वालिफिकेशन जो दिया हुआ है ना, इसका मतलब ये नहीं है कि आप
इतने मार्क्स लाएंगे तो आपका हो जाएगा, ऐसा नहीं है। ऐसा ये है कि जैसे कि देखिए, जनरल में 40% मार्क्स बोला है, तो अगर आप 30 मार्क्स लेकर आए हैं तो आप समझ लेना कि आपका क्वालिफाइड, मतलब आप जो है पक्का फेल होने वाले हैं, क्वालिफाइड नहीं होंगे। लेकिन अगर 40% आपका आ गया तो थोड़ी संभावना है कि चलो अब हमको शायद हम पास हो जाएंगे, ठीक है। शायद इसलिए लगाया ना, क्योंकि क्या होता है ना कि इसमें भी अब लगता है कि 40 ला दिए तो हमको मिल जाएगा जॉब, लेकिन नहीं फ्रेंड्स, 40 ला दिए तो ही जॉब नहीं मिलेगा 40%। आप हमेशा ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स लाने की कोशिश करना, क्योंकि ज़्यादा मार्क्स लाओगे ना तो वहाँ पे फ़ायदेमंद होगा, क्योंकि वहाँ पे भी ना मेरिट लिस्ट, वहाँ पे मेरिट लिस्ट क्या, जैसे कि सबके नंबर देखे जाएंगे, वहाँ पे जिसका ज़्यादा नंबर आएगा उसी को पहले लिया जाएगा। यहाँ पे ऐसी बात होती है, बस सुनने से लगता है। तो आपको कोशिश करना होगा कि अगर आप जनरल गए तो 80% मार्क्स लाएं, ये कोशिश करके आपको पढ़नी होगी। फिर आपका जितना आ रहा है वो देखा जाएगा, तो ठीक है। बट मिनिमम है यहाँ पे, मैंने इतना आना ही चाहिए, इससे कम आएंगे तो डिस्क्वालीफाइड हो जाते हैं, ठीक है। अब सीबीटी 2 के बारे में देखें तो जनरल अवेयरनेस में जो होगा 50 मार्क्स का आएगा, मैथमेटिक्स जो है 35 का, जनरल इंटेलिजेंट एंड रीजनिंग जो है 35, मतलब टोटल हो गया 120। दोनों बराबर है, लेकिन इसमें 100 मार्क्स का था, ये 120। और 1 घंटा 30 मिनट का हमको टाइम मिलेगा। पीडब्ल्यूडी के लिए वही 2 घंटे टाइम, क्योंकि उन लोगों को थोड़ी सी दिक्कत रहती है। और इसमें भी मिनिमम क्वालिफिकेशन सेम है, जनरल के लिए 40, ईडब्ल्यूएस के लिए 40, ओबीसी के लिए 30, एससी के लिए 30% और एसटी के लिए 25%। मिनिमम क्वालिफिकेशन में बार बार बोल रही हूँ, मिनिमम क्वालिफिकेशन के भरोसे मत बैठना, अच्छे से पढ़ना, ज़्यादा नंबर लेकर ये कोशिश करना कि हम जितना ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ला सकें, ठीक है। क्योंकि वहाँ पे जब नंबर ये वैरी करते हैं ना, तो उसमें क्या होता है, वो लोग छट जाते हैं जो बहुत कम नंबर लेकर आते हैं। बोर्ड बाय बोर्ड डिपेंड करता है ना, आप किस बोर्ड पे भरे, कोलकाता का कैसा हुआ और दूसरे जगह का कैसा हुआ डिपेंड करता है, इलाहाबाद का कैसा हुआ। तो वहाँ पे जितने भी जितने भी अलग अलग मार्क्स वैरी करते हैं, ठीक है। तो चलिए, ये तो रहा हमारा सीबीटी 1, सीबीटी 2, ये तो हो गया हमारा सिलेबस का डिस्कशन, स्टेप वाइज भी मैंने बता दिया, और हमारा जो वैकेंसी के बारे में मैं बता दी। तो अब बात आती है कि अब हम लोग को यहाँ से स्टार्ट करना होगा पढ़ाई। अब 3 महीने या बिल्कुल बर्बाद मत कीजिए, अच्छे से पढ़ना शुरू कर दीजिए, ठीक है। और जहाँ तक मैथ्स के बारे में है, तो मैथ्स का मैं कोशिश करूँगी बहुत सारा टॉपिक कवर कराने के लिए, ठीक है। तो अगर आप लोग मेरे वीडियो नहीं देखते हैं या फिर इंटरेस्टेड नहीं है, तो प्लीज़ एग्जाम जो भी अभी जब तक एनटीपीसी का एग्ज़ाम हो रहा है तब तक तो वीडियो देखिए। उसमें क्या है ना, मैं हो सकता है बहुत ज़्यादा सम नहीं कराती हूँ, लेकिन जो भी कराती हूँ ना वो इम्पॉर्टेंट रहता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। प्रीवियस ईयर्स के भी रहते हैं, और वो टाइप आप मेंटेन करोगे ना, सिर्फ टाइप बताती हूँ, वो टाइप पे आप जाके ये बुक से बनाओ, सारे सम आपके ईजी होंगे, ठीक है। तो ये वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो जरूर से जरूर शेयर करना, और सबसे बड़ी बड़ी बात ये है कि बहुत ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग को मार्क्स लाना है, यही बस याद रखना। ग्रुप डी और एनटीपीसी में ज़्यादा मार्क्स ही आपको ले आ सकता है जॉब तक, क्योंकि ज़्यादा मार्क्स रहेंगे ना, तो जब आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल हो जाएंगे तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, चुपचाप बैठो और शायद आपकी जॉब जरूर लग जाएगी। क्योंकि क्या होता है, पहले ज़्यादा मार्क्स वालों का होता है, फिर कम मार्क्स वालों का होगा, ठीक है। और कम लाके क्या बैठना है कि हाँ होगा होगा, बहुत टेंशन रहती है। तो ज़्यादा मार्क्स पे पूरा फोकस करो और अच्छे से पढ़ाई शुरू करो। और मैथ्स के लिए मेरे चैनल से हमेशा टच में रहो, मैथ्स जो भी रहेगा वो बहुत इंपॉर्टेंट मैथ्स रहेगा, और उन सभी में से मैथ्स आते हैं, एएलपी में आए हुए मैथ्स है वो सब भी, मतलब उस टाइप के आए हुए हैं, तो उसी पे। तो चलो, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो फटाफट से लाइक कर देना, और कमेंट करके जरूर पूछना अगर कोई डाउट रह गया, बाकी कोई क्वेरीज है तो बता देना कमेंट करके, और शेयर कर देना फ्रेंड्स के साथ, और सब्सक्राइब जरूर कर देना। अगर आप लोग के लिए ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव नहीं लग रही है तो जिसके लिए है, आपके फ्रेंड्स रिलेटिव के लिए, उनको ज़रूर शेयर कर देना, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।